नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इस क्रम में हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंपॉर्टेंट जजमेंट 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। यहां से किस किस चीजों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। पार्ट 1 इसका कल आ चुका था, आज पार्ट 2 है। तो आइए आज भी हम लोग देखें आज किन किन मुद्दों पे हैं जहां से इस बार के लिए सवाल आपके लिए बन सकते हैं। तो बेसिकली अगर आज हम शुरुआत करें तो आज जो हमारा महत्वपूर्ण फैसले पे हम लोग बात करेंगे वो है कि आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति पे फैसला दे दिया है। एक केस आया था, उसमें 26 सप्ताह की गर्भपात की अनुमति मांगी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या है एमटीपी अधिनियम, उसके बारे में जानना, क्या इसमें संशोधन हुआ है, क्या प्रक्रिया है, इन सब बातों पे बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि ये अगर कोई हम लोग जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उनसे जुड़ी हुई और भी जो चीजें हैं साथ में कवर होंगी, जहां से इस बार के प्रीलिम्स से सवाल बन सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी शुरुआत करें तो ये है कि 26 सप्ताह की गर्भावस्था पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम यानी एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये आया था 1971 में बनाया गया था। इसके प्रावधानों के तहत एक विवाहित महिला के लिए 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये फैसला आया। इसमें हम लोग देखेंगे कि गर्भावस्था के लिए क्या अनुमति है, क्या सरकार के द्वारा प्रोसेस है, एमटीपी एक्ट क्या कहता है, इन सब बातों को। अब तो देखिए कि एक विवाहित महिला 26 सप्ताह के गर्भ की अनुमति मांग रही थी। ऐसे ही कोई भी गर्भपात नहीं करा सकता, आपको पता ही है। सबके लिए नियम कानून है, प्रोसेस है, और कुछ मामलों में न्यायालय का निर्णय चाहिए होता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज बेसिकली बात करेंगे। तो एक महिला थी विवाहित, जिन्होंने 26 सप्ताह की गर्भवती थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एमटीपी एक्ट के तहत गर्भावस्था की समाप्ति के लिए मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ये मामला क्या है ये देखें। तो ये जो मामला है, ये गर्भावस्था के 26वें सप्ताह से गुजर रही एक महिला जिनकी उम्र 27 वर्ष है और वो विवाहित है, वह अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए कानूनी अनुमति की मांग कर रही थी कि कानूनी रूप से इसे समाप्त किया जाए, और 26 सप्ताह से वो गर्भवती है। महिला ने अपनी पहले से मौजूद बीमारियों और प्रसवोत्तर अवसाद के अनुभवों का हवाला देते हुए दूसरे बच्चे को पालने, जन्म देने, पालन पोषण करने में अपनी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, वित्तीय एवं चिकित्सकीय अक्षमता का दावा किया। अब ऐसे ही कोई तो पेश नहीं करेगा, उसे फिर रीजन देना होगा। तो इन्होंने कहा कि इनका जो पहले मतलब ये पहले से एक बच्चे की मां थी, तो इनको थोड़ी शारीरिक बीमारी भी है, और प्रसव के दौरान जो उनका पहले का अनुभव रहा है वो अनुभव वो झेल नहीं सकती, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे बच्चे को पालने में समस्या है, और खासतौर से वित्तीय समस्या भी है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से क्या है कि हम पालने में असक्षम है। इसीलिए इन्होंने दावा किया कि 26 सप्ताह के इनके गर्भ को समाप्त कर दिया जाए कानूनी तरीके से। महिला ने अपने मामले की पैरवी के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 का सहारा लेने की मांग की। इस अधिनियम के तहत आप हमें इसकी इजाजत दें। क्या है अधिनियम, ये भी देखेंगे हम लोग डिटेल से। अब न्यायालय ने इस मुद्दे पे क्या फैसला दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट जजमेंट ही पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो 2023 में हुए हैं। तो न्यायालय ने कहा कि सफल गर्भाधारण होने और महिला के जीवन पर कोई जोखिम न होने की स्थिति में न्यायालय ने गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान करने के प्रति असहमति जताई। न्यायालय ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि विवाहित महिला है, ठीक है, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि उसके पैदा होने से इनके जीवन पे कोई जोखिम हो, इनका गर्भधारण सही तरीके से है, सफल है, डिलीवरी सही हो सकती है, तो उन्होंने असफल कर दिया, इसे असहमति दे दी। यह निर्णय जो है एमटीपी अधिनियम 1971 की धारा 5 की व्याख्या पर आधारित है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया।
जो केवल तभी गर्भपात की अनुमति देता है जब महिला का जीवन और स्वास्थ्य तत्काल रूप से खतरे में हो। ये भी ध्यान में रखिएगा, एमटीपी एक्ट की धारा 5 है जिसके तहत गर्भपात की अनुमति है, लेकिन उस कंडीशन में है कि अगर महिला के जीवन को खतरा है, ठीक है, तो उसके जीवन और स्वास्थ्य को अगर खतरा है तब दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये जो महिला है इनके जीवन में इस तरीके का कोई खतरा नहीं था, तो इसलिए न्यायालय ने यहां पे असहमति दी। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ थी इस फैसले के लिए। उन्होंने इस बात पे यहां पे जोर दिया कि कोई महिला गर्भपात के लिए पूर्ण सर्वोपरि अधिकार का दावा नहीं कर सकती, विशेषकर जब चिकित्सा रिपोर्ट यह पुष्टि करती है कि गर्भावस्था उसके जीवन के लिए तत्कालिक समस्या उत्पन्न नहीं कर रही। 3 जजों की पीठ थी, इन्होंने ये कहा कि ये कोई भी महिला, इसके लिए एक किसी महिला का राइट नहीं है गर्भपात कराना, वो इसके लिए बिल्कुल दावा कर ही नहीं सकती। अभी इस कंडीशन में कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है गर्भावस्था की वजह से उसके जीवन में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सीजीआई ने एमटीपी अधिनियम 1971 की धारा 5 में जीवन शब्द को संविधान के अनुच्छेद 21 में इसे व्यापक उपयोग से अलग किया और जीवन तथा मृत्यु की स्थितियों में इसके अनुप्रयोग पर बल दिया। अब यहां पे क्या है कि अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात कर रहा है, तो यहां पे जो जीवन शब्द है इसको यहां पे चीफ जस्टिस ने क्लियर किया। उन्होंने कहा कि ये जो गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात है यह केवल अब महिला पे लागू नहीं होता, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो 26 सप्ताह का है, ठीक है। तो अब उसके जीवन के बारे में भी इसके तहत विचार किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण और सार्थक जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, भले बच्चा अजन्मा हो, लेकिन यह ध्यान में रखिएगा। अब इस पे सरकार क्या कहती है? तो सरकार का तर्क है कि महिला की प्रजनन स्वायत्तता उसके अजन्मे बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, यह भी बात ध्यान में रखिएगा। यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में संशोधन हुआ था। एमटीपी अधिनियम जो 1971 है उसमें 2021 में संशोधन हुआ था और उसमें संशोधन करके गर्भपात की उम्र बढ़ाई गई थी, ठीक है, उसकी टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी, उम्र नहीं टाइम लिमिट 2021 में, जिसे महत्वपूर्ण भ्रूण असमानताओं के मामलों में गर्भपात की समय सीमा 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया। और जनरली हर किसी के लिए नहीं, महत्वपूर्ण भ्रूण असमानताओं वाली स्थिति में इसको 24 सप्ताह बढ़ाया गया है और ये 26 सप्ताह है और उसके लिए कह रही है, तो ये तो नियम के अनुसार ही नहीं हो सकता जो सरकार ने कानून बनाया, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उनका मानना है कि एक बार जब एक व्यवहार्य शिशु अस्तित्व में आ जाए और 26 सप्ताह का शिशु जो अस्तित्व में आ जाता है, उसमें मिलने वाली राहत एक तरफा नहीं होनी चाहिए कि केवल माता के बारे में ध्यान दिया जाए, अगर जीवन का खतरा नहीं है दोनों में से किसी को, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और महिला की शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तर्क यह है कि महिला के पसंद के मौलिक अधिकार में कटौती की जा सकती है, क्योंकि यहां पे शिशु जो है वो व्यवहार में आ चुका है, उसके अधिकारों के बारे में भी ध्यान में रखना होगा। खास इसमें विशेष क्या है? विशेष यह है कि अभी आपने देखा कि 26 सप्ताह की गर्भावस्था को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन अभी जो विशेष में हम लोग देखेंगे कि अभी एक मामला था गुजरात का, जिसे गुजरात सरकार ने 27 सप्ताह के गर्भावस्था पे गुजरात हाईकोर्ट ने 27 सप्ताह के गर्भावस्था को रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 27 सप्ताह के गर्भावस्था को मंजूरी दी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक 26 सप्ताह को आपने मना कर दिया, 27 सप्ताह को दिया, क्या रीजन है यह जानना आपको जरूरी है। विवाहेतर गर्भावस्था विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के मामले को हानिकारक और तनाव का कारण मानते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात की एक बलात्कार पीड़िता को 27 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। मुद्दा यहां पे क्या आपने देख लिया, एक बलात्कार से पीड़ित महिला, उसके साथ वो उसके दौरान वो मतलब गर्भावस्था में आ गई और 27 सप्ताह का गर्भ हो गया,
अब इसके लिए गुजरात हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, नियम एमटीपी एक्ट के तहत 21 सप्ताह का है, सॉरी 24 सप्ताह का है, वही मिलेगा। ठीक है, तो उसपे क्या है कि उन्होंने कहा कि अभी इनका विवाह नहीं हुआ, विवाह के बाद फिर इनको समस्या ना हो, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, साथ ही अस्पताल को बिना किसी विलंब इस प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश भी दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत गर्भावस्था की अधिकतम सीमा 24 सप्ताह है, तो यहां पे मामला दूसरा था, इसलिए 27 सप्ताह के गर्भावस्था को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त करने की कंडीशन रखी। तो दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, कि अगर स्टेटमेंट वाइज सवाल है तो आप कहेंगे अगर 27 साल पे दिया था फिर 26 पे क्यों नहीं, तो 27 पे क्या मामला है, 26 पे क्या मामला है, यह आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बात करें अब जो आपके लिए और थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में गर्भपात से संबंधित कानूनी प्रावधान कौन कौन से, ये आपको जानना। तो 1960 के दशक तक हम बात करें तो भारत में गर्भपात अवैध था। ठीक है, विनियमों की आवश्यकता की जांच करने के लिए 1960 के दशक के मध्य में शांतिलाल कमेटी का इसके लिए गठन किया गया। ठीक, परिणाम स्वरूप फिर 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम पारित किया गया, जिससे सुरक्षित गर्भपात को वैध बनाया गया और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की गई। कि अगर कोई कंडीशन, पहले अवैध इसलिए था कि भ्रूण हत्या नहीं हो सकती है, मान लो भ्रूण को कोई बीमारी है, उस वजह से जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा है, तो ऐसे भिन्न नहीं होता था, तो ऐसे क्या होता था कि दोनों की जान चली जाती थी। तो इन सब चीजों पे मद्देनजर फिर आगे जाकर के एक कमेटी बनाई गई, शांतिलाल शाह कमेटी, कि इस सब पे विचार करें क्या, तो उसी आधार पे फिर 1971 में एमटीपी एक्ट तैयार हुआ। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट तैयार किया गया, जिसके द्वारा फिर भारत में गर्भपात को वैध बनाया गया कुछ कंडीशनों के अनुसार। अब 1971 का एमटीपी अधिनियम लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को कानून के तहत प्रदान की गई विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात की अनुमति देता है। जो डॉक्टर्स हैं, लाइसेंसधारी डॉक्टर्स हैं, उनको दिया गया है और इसके लिए कुछ कानून है, उस कानून के तहत ही वो करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी जाएगा और करा लेगा। ठीक है, एमटीपी अधिनियम में फिर आगे 2021 में संशोधन किया गया, और इस संशोधन में कि ताकि कुछ श्रेणियों की जो महिलाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती थी, तो जैसे बलात्कार पीड़ित महिला है, कोई नाबालिग है, कोई मानसिक रूप से बीमार महिला है, इन लोगों को गर्भावस्था में 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सके, इस वजह से 2021 में संशोधन भी हुआ। इससे पहले 20 सप्ताह से अधिक, इसके पहले तक 20 सप्ताह तक होता था, लेकिन 2021 में जो हुआ इसको 20 से 24 कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी यही है, ये ध्यान में रखिएगा। सबके लिए नहीं है, किन किन केसेज में, ये भी आपने देखा। इसके बाद बात करें तो इसी अधिनियम के तहत एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन करने का प्रावधान है, जो कि यह तय करेगा कि भ्रूण में पर्याप्त असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए भी ऐसे नहीं, उसके लिए राज्य स्तर पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा, जो यह तय करेगा कि जो भ्रूण है उसमें अगर पर्याप्त असमानता है, ऐसा कोई मामला है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। एमटीपी अधिनियम सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंचने में महिलाओं की गोपनीयता, निजता और गरिमा की सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी बातों को जानना होगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी जानकारी के लिए बातें सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, एक अधिनियम था गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक अधिनियम 1994। ये क्या कहता है, तो इसके द्वारा लिंग चयनात्मक गर्भपात पर रोक लगाता है तथा भ्रूण में आनुवांशिक या गुणसूत्र असमानताओं का पता लगाने हेतु प्रसव पूर्ण निदान तकनीकों के उपयोग को नियंत्रित करता है। आपने देखा था ना कि भ्रूण हत्या और बेसिकली कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, जो लिंग चयनित भ्रूण हत्या होता था उसको रोकने के लिए यह अधिनियम भारत में आया था, क्योंकि हम भारत में गर्भपात से संबंधित कानूनों के बारे में भी देख रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भी गारंटी देता है,
और इस अधिकार की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं के लिए प्रजनन विकल्प और स्वायत्तता के अधिकार को शामिल करने हेतु भी किया गया है। तो महिलाओं के लिए भी अधिकार है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट इस बार के लिए चीजें थी, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इस पे खास बात ये है कि अब ये जीवन जीने का गरिमापूर्ण सबको अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा अब गर्भ में 26 सप्ताह का हो गया उसके भी जीवन के बारे में ख्याल रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैसला था जो कि दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है, आप लोगों ने आप इमेज देख के समझ गए होंगे कि साल को एक व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यह है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू पर भी 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था। जल्लीकट्टू पे बहुत सारे निर्णय आए अलग अलग तरीके पे, कभी इसको रोका गया, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दे दी है 2023 में। इसी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है जल्लीकट्टू त्योहार। क्या है इसके बारे में भी समझेंगे, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी समझेंगे, देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ थी, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य विधानसभाओं द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में किए गए संशोधनों को उचित करार दिया। इस प्रकार जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे खेलों को अनुमति प्रदान की। यह सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला है। ऐसे जो खेल हैं जिनमें जानवरों का उपयोग किया जाता है उसको अनुमति दी। इसमें बहुत सारे याचिकाएं आई थी जो संगठन जानवरों के लिए काम करते हैं उनके लिए, कि इसमें पशुओं के साथ क्रूरता होती है। तो इस वजह से क्या है कि उसको रोक दिया गया था बीच में, ठीक है। लेकिन फिर ये पीसीए एक्ट आया, इस पे कुछ चीजों को चेंज की गई, धार्मिक मान्यता है, ट्रेंड है, बहुत समय से चला आ रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए इस खेलों को अनुमति दी गई। खैर अभी आगे देखते हैं, डिटेल और क्लियर होगा। सांडों को वश में करने का यह प्राचीन खेल है जिसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है और तमिलनाडु के लोगों के लिए गर्व और विरासत का यह प्रतीक है, इसीलिए इसको अनुमति दी गई। जल्लीकट्टू है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। तो जल्लीकट्टू, जिसे वहां पे एरुथा लुमुथल या एरुथा झुमुथल के नाम से भी जाना जाता है, सांडों को वश में करने का एक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार पाने के लिए सांड को वश में करने का प्रयास करता है। अगर वो जीतता है तो पुरस्कार उसे मिलता है, अगर वो सांड को वश में नहीं कर पाता तो जो सांड का मालिक है वो पुरस्कार जीतता है। तो यह खेल है। जल्लीकट्टू 2 चीजों से, जल्ली यानी कि क्वाइन, कट्टू यानी कि टाई, इन 2 शब्दों से मिला है। यानी कि सांड के सींगों पर सिक्कों के बंडल को जोड़ने की प्रथा को भी यह इंगित करता है। तो यह ट्रेडिशन है, काफी पुराना है, तकरीबन 2000 वर्ष पुराना। और इसे कब आयोजित किया जाता है ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसका जिक्र संगम साहित्य में भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में पोंगल एक त्योहार है, फसल त्योहार, ठीक है, अब वहां पे मनाया जा रहा होगा, तो उसके दौरान यह आयोजित किया जाता है और यह प्रकृति का उत्सव मनाने तथा अच्छी फसल के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रतीक है, जहां पशु पूजा भी अनुष्ठान का एक अंग है। तो इस तरीके से यह मनाया जाता है। इसे तमिलनाडु के मदुरै, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टई, डिंडुगुल जिलों में आयोजित किया जाता है, जिसे जल्लीकट्टू बेल्ट भी इन सभी जिलों को कहा जाता है कि एरिया जल्लीकट्टू बेल्ट है, यहां पे ये आयोजन होता है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है जल्लीकट्टू का, यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, काफी लंबी परंपरा, जिसकी उत्पत्ति का सूत्र मोहनजोदड़ो में पाई गई एक प्राचीन मुहर से भी जुड़ता है। मोहनजोदड़ो में सांड वाली मुहर पाई गई थी ना, उससे, जो लगभग 2500 बीसी से 1800 बीसी के बीच मानी जाती है। तो यह पूजा शुरू से, इसका संदर्भ संगम युग के प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, संगम साहित्य का महाकाव्य शिल्पाधिकारम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो उसमें भी जल्लीकट्टू के बारे में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा निर्णय में, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि जल्लीकट्टू पर 2017 का संशोधन अधिनियम एवं नियम संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 और अनुच्छेद 51 एजी, जो कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव के
अनुरूप है। न्यायालय ने भी कहा कि यह संशोधन अधिनियम इसमें भागीदार करने वाले पशुओं की पीड़ा और उसके प्रति क्रूरता में उल्लेखनीय कमी की है। तो कि ये पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं, एक पुराना चला हुआ आ रहा है। तो ये सब बातें हैं जो कि इसके लिए दिया गया कि जो लोग इसके पक्ष में बात करते हैं कि जो लोग पशु क्रूरता के खिलाफ मतलब उसमें काम करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि जैसे पशुओं के साथ क्रूरता होती है, क्योंकि जैसे मनुष्यों को जीवन जीने का हक है तो वो भी एक प्राणी है, उससे भी। तो इन सब बातों को लेकर के न्यायालय ने यह भी कहा कि सांस्कृतिक परंपरा के नाम पे वैधानिक कानून का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक कानून के दायरे में होगा। अगर 2017 का कानून होगा तो उसके तहत अगर उल्लंघन किया गया तो दंडात्मक होगा। जो इसमें याचिका करता है, जिन्होंने इसके लिए याचिका दायर की थी, उन्होंने यह तर्क दे दिया कि पशुओं को भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन न्यायालय ने माना कि राज्य का कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि वो राज्य के कानून के अनुरूप है, वो राज्य का विषय, वो राज्य का त्योहार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उनके गरिमा का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए ये चल सकता है। न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि विधायिका द्वारा आयोजित विधायी अभ्यास में पाया गया कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पिछली कुछ शताब्दियों से आयोजित किया जा रहा है तथा इसकी संस्कृति विरासत का अंग है, और इसलिए वह विधायिका के दृष्टिकोण को बाधित नहीं करना चाहता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो ये ध्यान में रखिएगा निर्णय के बारे में। इसके घटनाक्रम की अगर समय रेखा की बात करें तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया कि जल्लीकट्टू पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुरूप पशुओं के प्रति दयापूर्ण व्यवहार का अनुपालन नहीं करता, इसमें पशुओं के साथ क्रूरता होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में है, क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम हुआ इसका। फिर 2006 में मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा जल्लीकट्टू पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके तुरंत बाद ही राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिबंध को अप्रभावी करने के लिए तमिलनाडु जल्लीकट्टू विनियमन अधिनियम पेश किया गया था कि इसको प्रतिबंध को हटाया जाए। तो ये इसका सिस्टमैटिक चला आ रहा है जो पहले से भी। उसके बाद फिर 2011 में केंद्र सरकार ने उन पशुओं की सूची में सांडों और बैलों को भी शामिल करने का कदम उठाया जिनके प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध है, और जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी गई। ठीक, फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जल्लीकट्टू सांडों के प्रति क्रूरता समान है और देश में सांडों को वश में करने तथा बैलगाड़ी दौड़ जैसे सभी खेलों पर 2014 में इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया इनके द्वारा भी। फिर 2016 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2011 की अपनी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके आधार पर शीर्ष न्यायालय ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया था। मतलब 2014 में पर्यावरण मंत्रालय की जो अधिसूचना है उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो फिर जब 2016 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उस अधिसूचना को ही रद्द कर दिया तो फिर वो भी खत्म हो गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर तमिलनाडु राज्य सरकार ने पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 पेश किया और उसमें पशु क्रूरता निवारण से संबंधित नियम पारित किया गया, जिससे एक बार फिर इस खेल के आयोजन के द्वार खुल गए। उन्होंने संशोधन किया बहुत सारे नियमों में तमिलनाडु राज्य सरकार ने। फिर फरवरी 2018 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पेटा तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित 2017 के कानूनों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। फिर उसके बाद ये फैसला आया है, ये ध्यान में रखिएगा। इस संघर्ष का कारण क्या था याचिकाकर्ता और सरकार के बीच? तो क्या है कि 2010 मतलब सन 2000 की शुरुआत से ही जल्लीकट्टू पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने के लिए पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, जो लोग पशुओं के हित में काम करते हैं। वर्तमान मामले में वादी के रूप में जो है पशु कल्याण बोर्ड, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा, कंपैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन CUPA, फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल इक्वेलिटी, ये सब प्रतिवादी के रूप में भारत संघ और तमिलनाडु और राज्य सरकार सभी शामिल हैं। इनके बीच का मामला था। ये सब आपके समझ के लिए है कि एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कैसा हुआ क्या। तो फिर वादियों ने 2017 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन को चुनौती देते हुए कुछ याचिकाएं दायर की और उसी याचिका के बाद 2023 में फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू कर दिया। यानी कि जल्लीकट्टू पे जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया। अगला जो एक और महत्वपूर्ण फैसला 2023 में आया है वो समलैंगिक विवाह को लेकर के आया है, सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानना होगा।
इसमें क्या है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिकाओं को खारिज करते हुए अपना लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और इस मुद्दे की पूरी तरीके से जांच करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों पर गहनता से विचार किया, जिसका समलैंगिकता के साथ अभिसरण और अंतर संबंध है। ठीक है, काफी विचार विमर्श करके काफी समय से एलजीबीटीक्यू समुदायों के द्वारा सब याचिकाएं थी, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फैसला दिया और समलैंगिक विवाह को खारिज कर दिया। और इसके लिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आया, इसके सभी प्रावधानों पर विचार करने के बाद दिया, क्योंकि उन लोगों ने मान्यता स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दायर किया था, विशेष विवाह अधिनियम के तहत। खैर आगे जो देखते हैं विशेष विवाह अधिनियम के बारे में भी देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या टिप्पणी दी, तो संवैधानिक वैधता के विरुद्ध है ये। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ थी। इस पीठ ने समलैंगिक विवाह को संवैधानिक वैधता की अनुमति देने के खिलाफ से मतदान किया। ठीक है, 3 लोग पक्ष में, 2 लोग विपक्ष में। संसद का डोमेन, तो सीजीआई ने अपनी राय में यह निष्कर्ष दिया कि न्यायालय स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में समलैंगिक सदस्यों को शामिल करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 को न तो अमान्य कर सकता है और न ही इसमें कोई और प्रावधान जोड़ा जाएगा। ये सीजीआई ने कहा कि जो विशेष विवाह अधिनियम है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इस पे न तो कोई चेंज किया जाएगा न इसको हटाया जाएगा। ठीक है, शीर्ष न्यायालय ने भी कहा कि इस पर कानून बनाना संसद और राज्य विधानमंडल का दायित्व है, न्यायालय का नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यही कहा स्पेशली सीजीआई ने, अगर इस पे कानून बनाना होगा तो संसद बनाएगा, राज्य बनाएंगे, ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कुछ और भी टिप्पणियां इस पर दी गई। तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि वैवाहिक संबंध अस्थायी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि समलैंगिक व्यक्तियों को संघ में प्रवेश करने का सम्मान, अधिकार और स्वतंत्रता है। पीठ के सभी 5 न्यायाधीश इस बात पर भी सहमत थे कि संविधान के तहत विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, हमारा संविधान विवाह करने का मौलिक अधिकार नहीं देता कि किसी से भी। तो ये सभी बातें उस पर और टिप्पणियों में न्यायालय ने कहा। अब भारत में अगर समलैंगिक विवाह की वैधता के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो ये क्या है। विवाह करने के अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है ना तो हमारे मौलिक अधिकार में, न ही संविधान में, बल्कि यह एक वैधानिक अधिकार है, एक लीगल राइट है विवाह। ठीक है, हालांकि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय के माध्यम से, अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे देता है तो विकसित हुई है। और कानून की ऐसी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत पूरे भारत में सभी न्यायालयों में बाध्यकारी है। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 141 के तहत, सॉरी, ये पूरे न्यायालय में बाधित है। अनुच्छेद 14 तो समानता हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया सभी न्यायालय इसको मानेंगे। अब समलैंगिक विवाह पे सुप्रीम कोर्ट का पहले का क्या विचार था, अभी तो जो फैसला है आपने देख लिया, पहले क्या विचार था। तो पहले मौलिक अधिकार के रूप में विवाह एक मामला था सफीन जहां बनाम अशोकन केएम और अन्य का 2018 में। इस मामले में मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा किया अनुच्छेद 16 और पुट्टस्वामी मामले की चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हो सकता है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इसमें किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये भी कहा। ये पहले के विचार है। विवाह का अधिकार उस स्वतंत्रता में अंतर्निहित है जिसे प्रत्येक व्यक्ति की खुशी के लिए केंद्रीय मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता के रूप में संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में भी गारंटी देता है। आस्था और विश्वास संबंधी मामले, इसमें यह भी शामिल है कि किसी पर विश्वास करना चाहिए अथवा नहीं, संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये सब सारी बातें, ये पूर्व के कुछ मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के विचार इस विवाह को लेकर के थे। फिर एक मामला था नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ का 2018 में। इसमें एलजीबीटीक्यू समुदाय के सभी संवैधानिक अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सभी संवैधानिक अधिकारों के हकदार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्य अन्य सभी नागरिकों की तरह संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक अधिकारों की पूरी श्रृंखला के हकदार हैं और समान नागरिकता और कानून के समान संरक्षण के भी हकदार है कि जो आम नागरिकों के अधिकार भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त है वो सभी इनको दिए जाएंगे।
फिर ये सब बातें हो गई, फैसला आपने देख ही लिया। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या कहता है ये भी आपको जानना होगा इस बार के लिए, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। तो विशेष विवाह अधिनियम जो 1954 में आया, तो भारत में विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानून जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम 1937 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत किए जा सकते हैं। भारत में विवाह से संबंधित ये चीजें, कल वाले में हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में पढ़ा था, वो ध्यान में रखिएगा, उसके बारे में देख लीजिएगा। और मुस्लिम धर्म से संबंधित जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसके तहत, और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत लोग अपने शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, यह सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तीनों के तहत। अब जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, ये भारत में लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए, ये ध्यान से सुनिएगा, नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी धर्म या आस्था का हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही धर्म में विवाह हो, अलग धर्म में विवाह हो सकता है, उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रावधान है, भारत के नागरिकों और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को भी। जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह संपन्न करता है तो विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम के द्वारा फिर वो शासित होता है और उसके ऊपर और नियम कानून चलते हैं। तो ये ध्यान में रखना, इसीलिए इसका नाम स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो जो समलैंगिक जोड़े हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही इस विवाह की मांग कर रहे थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज कर दिया। विशेषता क्या है इसकी स्पेशल मैरिज एक्ट का, कि दो अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को विवाह के एक बंधन में एक साथ आने की अनुमति देता है। विवाह के अनुष्ठापन और पंजीकरण दोनों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है, जहां पति या पत्नी दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख नहीं है, उनके लिए भी ठीक है। अगर दोनों पति पत्नी हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, तो इनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम लगेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं लगेगा। ये अलग अलग धर्मों के लिए है। एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम होने के नाते यह व्यक्तियों को विवाह की पारंपरिक आवश्यकताओं से मुक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी है, अगर इनके लिए तलाक का प्रावधान होगा तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होगा। तो ये सब बातें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और है हमारा, जो इस बार का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, आर्टिकल 370 जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बनने की उम्मीद है। इसको भी थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है 11 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, और इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की संपुष्टि की, जिसे प्रत्येक भारतीय अपने मन में संजोकर रखता है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो न्यायालय ने माना कि 5 अगस्त 2019 को, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का सरकार का निर्णय, क्योंकि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, जिसने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा को समाप्त कर दे दिया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, हटते ही विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, जो कि संवैधानिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, न कि उसका विघटन करने के लिए। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, जो 2023 में दे दिया। और यह अनुच्छेद 370 हटा कब था, वहां से 2019 में 5 अगस्त, ईयर याद रखना, तारीख नहीं। न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 अपनी प्रकृति में अस्थायी था, वहां पे टेम्पररी लगाया गया था, कोई परमानेंट नहीं था। अनुच्छेद 370 क्या है, अभी आप देखें, ये भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जो भारत, पाकिस्तान और चीन के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। इसका मसौदा भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर ने तैयार किया था, और इसे वर्ष 1949 में अस्थायी उपबंध के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 370 का मसौदा किसने तैयार किया, ये भी ध्यान में रखिएगा, एन गोपाल स्वामी आयंगर। फिल्म्स के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उस पर यह लिखा था कि यह एक अस्थायी उपबंध है, अस्थायी उपबंध के तौर पर ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद बात करें तो इसने राज्य को
अपना संविधान मतलब अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा में मिला, तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना झंडा था, ध्वज, शांति रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में जम्मू कश्मीर स्वतंत्र था। ठीक है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा था और उसी के तहत उसकी सारी अनुमति थी। और यह विलय पत्र, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था, उसकी शर्तों पर आधारित था, जिस पर 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान के आक्रमण के बाद भारत में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, उससे संबंधित था। ये आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा विलय पत्र हरि सिंह के बारे में, क्योंकि कुछ देशी रियासतों को छूट थी कि वो अपने अनुसार कर सकते हैं, जहां जाना चाहें जा सकते हैं, तो ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लाने के लिए हमला किया, तो इन्होंने भारत के साथ मदद ली, तो वही विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे। और हरि सिंह हिंदू थे, तो ये भारत के साथ शामिल होना चाहते थे, और जम्मू कश्मीर की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम थी, तो उधर, तो ये सब था, अपने इतिहास में पढ़ा हुआ है। हमारा मुद्दा ये है, तो सरकार ने फिर अनुच्छेद 370 को किस प्रकार निरस्त किया। 370 तो आपने देख लिया क्या है, अब इसको कैसे हटाया गया 2019 में। तो इसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया, राष्ट्रपति का आदेश। क्या कि 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में संसद ने एक प्रावधान पेश करते हुए जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के रूप में नया अर्थ प्रदान किया गया। ठीक है, कि वहां पे जो उसकी संविधान सभा है उसी को विधानसभा। और फिर अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति शासन के माध्यम से विधानसभा की शक्तियों का ग्रहण लिया गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए संविधान सभा चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा तो थी नहीं, तो जो वहां की विधानसभा थी उसी को संविधान सभा का रूप दिया गया, और फिर इसको रद्द करने के लिए राष्ट्रपति शासन के माध्यम से फिर ऐसा किया गया, नहीं तो उसके बिना यह होता भी नहीं। संसद में इसके लिए संकल्प पारित किया गया। तो संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 5 अगस्त और 6 अगस्त को, 5 अगस्त को लोकसभा, 6 अगस्त को राज्यसभा में, मतलब 2019 को समवर्ती संकल्प पारित किए गए दोनों में। और इन संकल्पों ने अनुच्छेद 370 के शेष प्रावधानों को रद्द कर दिया और उन्हें नए प्रावधानों से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये प्रोसेस हुआ 370 के बारे में। वहां पे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भी लाया गया। फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 बना, संसद के द्वारा 5 अगस्त 2019 को किया गया ये नया अधिनियम। और इस अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 2019 में बांट दिया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये पूरी हिस्ट्री है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये सिस्टमैटिक तरीके से जो आपको काम आएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। ठीक है, न्यायालय ने माना कि यह अनुच्छेद अस्थायी प्रावधान था और जम्मू कश्मीर राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, यह अस्थायी नहीं था, इसलिए हटाया गया। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 2 प्राथमिक कारणों में से एक अस्थायी प्रावधान था। ठीक, इसने संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति की, जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की स्थापना के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना, जिससे राज्य का संविधान का मसौदा तैयार हो सके, इसलिए इसे अस्थायी तौर पर तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य था वर्ष 1947 में राज्य में व्याप्त युद्ध जैसी स्थिति के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के भारत संघ में एकीकरण को आसान बनाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। अब राज्यपाल राज्य विधानमंडल की सभी या कोई भी भूमिका ग्रहण कर सकता है। इसके बारे में अब क्या है कि एक मामला था एसआर मुंबई बनाम भारत संघ का 1994 में। इसमें न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय जो राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है, इसका हवाला तो देते हुए कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल की सभी या कोई भी भूमिका ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर पर फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के मामले में राष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल की सभी या कोई भी भूमिका निभा सकता है और ऐसी कार्रवाई का न्यायिक परीक्षण केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। तो ये सब न्यायालय अपने अनुसार परख करके इसे लागू किया। इसके लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 370 क्लॉज 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक पक्षीय रूप से अधिसूचित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके लिए राज्यपाल के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इसमें आगे कहा गया कि राष्ट्रपति के संबंध में राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि
अनुच्छेद 370 एक क्लॉज डी के द्वारा निर्दिष्ट है, पहले से ही उसमें उपबंध लिखा गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा कॉन्सेप्ट। 2019 के कानून की संपुष्टि के तहत क्या किया गया कि न्यायालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की उस सीमा तक संपुष्टि की जहां तक जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग किया गया। ठीक है। न्यायालय ने भी कहा कि प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं और संसद पर यह बाध्यकारी नहीं होंगे। जो वहां के राज्य विधानमंडल के विचार है उन पर अनुशंसा की जा सकती है और बाध्यकारी नहीं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद महज विधि निर्मात्री संस्था नहीं है, इस पर भी बात आई क्योंकि थोड़ा डिटेल है ये। तो मुख्य न्यायाधीश ने यहां पे यह कहा कि राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य में संसद की शक्ति महज विधि निर्माण तक ही सीमित नहीं, इसका विस्तार कार्यकारी और कार्यवाही तक भी हो सकता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन है तो। न्यायालय ने भी कहा कि जब अनुच्छेद 356 के तहत कोई घोषणा प्रवर्तन में होती है तब ऐसे कई निर्णय होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन के प्रशासन के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से लिए जाते हैं। तो ये सभी बातें आप कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखिएगा। मेन मुद्दा तो ये कि पास हुआ और क्या क्या प्रोसीजर है, 370 क्या, ये सर ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। और राज्य की ओर से केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय और कार्रवाई चुनौती के अधीन नहीं है। ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और प्रत्येक निर्णय को खुली चुनौती देने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी। ये सभी खास बातें हैं। और न्यायालय ने भी कहा कि यहाँ पे जल्द से जल्द चुनाव करा के राज्य का दर्जा यहाँ पे बहाल करिए जल्दी ही। तो न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और उसने आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो चुनाव है वो 30 सितंबर 2024 तक संपन्न करा लिया जाए। तो ऐसा भी न्यायालय ने यहाँ पे आदेश दे दिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, सत्य सुलह आयोग की स्थापना करने को भी न्यायालय ने कहा है दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पे। कि न्यायमूर्ति कौल ने अपने सहमति राय में क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के बाद एक स्थापित आयोग किया गया था, सत्य और सुलह आयोग। इसकी स्थापना उसी के तर्ज पे यहाँ पे करने की बात की ताकि 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता दोनों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सके। इसलिए कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद नीति चलाई गई थी तो सत्य सुलह आयोग की वहां पर स्थापना की गई थी कि जो वहां के निवासी हैं और जो नहीं है तो उन सभी के मानवाधिकार में मिले, उनके मानवाधिकार का उल्लंघन न हो। उसी तर्ज पे 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में जो वहां के निवासी हैं और जो वहां के निवासी नहीं है, अगर उन दोनों के मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, इसके लिए न्यायालय ने सत्य और सुलह आयोग स्थापना की बात की। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, अनुच्छेद 370 हटाए जाने का कारण क्या था? तो कारण था एकीकरण और विकास के, जम्मू कश्मीर का एकीकरण करना और वहां पे का विकास करना। ये अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण में बाधा डाली और अलगाववाद की भावना वहां पे पैदा की, जिस वजह से राज्य का विकास नहीं हो पाया। यह माना जा रहा था कि पूर्ण एकीकरण से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए संसाधन, अवसंरचना, अवसरों तक बेहतर पहुंच बनेगी। तो इस उद्देश्य से हटाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हटाया गया। इस क्षेत्र में आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान द्वारा अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग किया जा रहा था। इसे निरस्त करने के कारण भारत सरकार ने इस क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण होगा और आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। भेदभाव को समाप्त करना, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों और जो हाशिए पर स्थित कमजोर वर्ग के जो समूह हैं उनके विरुद्ध भेदभाव करता था। अनुच्छेद 370 ये हटने से इनके साथ भेदभाव नहीं होगा। अब ये सब भारतीय कानून के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें समान अधिकार और अवसर मिलेगा जैसे भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। पारदर्शिता और जवाबदेही, अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर के शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी पैदा की। इसके निर्देशन से राज्य केंद्रीय सतर्कता आयोग और सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आ जाएगा, जिससे बेहतर प्रशासन और जवाबदेही सुनिश्चित मिलेगी। वहां के लोगों को भी यह हक मिलेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हटाने से क्या होगा? वहां पे आर्थिक डेवलपमेंट होगा, आर्थिक समृद्धि आएगी। कि इस आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास को बाधित किया था। इसे निरस्त करने से यहाँ पे निवेश होंगे, बाहरी कंपनियां आएंगी, वहां पे निवेश करेंगी, पर्यटन खुलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, तो इन सब चीजों का इससे फायदा होगा।
तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट के 2023 का जो जजमेंट आया था उसका पार्ट 2, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जजमेंट की भी सीरीज कंप्लीट होगी, कल कुछ और नए सीरीज के साथ हम लोग आएंगे। तो चलिए मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।